लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट क्लास में किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मीन इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। मीन को हम मानते हैं कि वो ज़ीरो है। लाइक ये कर्व बनती है ना, तो यहाँ पर पहले मीन आता था, तो उस मीन को हम मान लेते हैं कि वो ज़ीरो है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज कंसिडर्ड एज 1, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1 है। तो ये 0 हो गया, ये 0 + 1 1 हो गया, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 - 1 -1 -2 -3। मतलब कि मीन को हम 0 मान लेते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस यही हमारा स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन इज कंसिडर्ड एज 0, जितना भी है वो 0 हो गया, और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना भी है दैट इज ट्रीटेड एज 1। तो हमारा जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का फंक्शन होता था, पहले हमने सीखा था, वो क्या था? 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का रूट इंटू e की पावर -12 x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसमें x बार इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बनेगी? 1/1 इंटू 2 का रूट इंटू e⁻−12 x माइनस 0/1, x बार की जगह 0, स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह 1 होल स्क्वायर। इसके बाद ऊपर देखेंगे f(x) बिकम्स 1/2 का रूट इंटू e⁻−12 -12x का स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की इक्वेशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनाई हमने। पुरानी वाली वैल्यूज हम ऐसे अज्यूम करते थे, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके कारण हमारी कुछ पुरानी सीखी हुई प्रॉपर्टीज भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएंगी। जैसे पहले पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या होता था? मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड। अब मीन की जगह तो 0 पुट कर दी, इसी जगह 1, तो 0 - 1 बिकम्स -1 एंड 0 + 1 बिकम्स 0 + 1 मीन्स +1। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x बार माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, x बार प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन था, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बन जाएगा -1 एंड +1। ये -1 और ये +1। तो यहाँ पर ये कर्व जो है अपनी शेप चेंज करेगी, कॉनकेव टू कॉन्वेक्स। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू पुराने वाले फॉर्मूले में ही x बार की जगह 0, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 पुट कर देंगे, तो बन जाएगा ओनली -0.6745 Q3 प्लस 0.6745। क्वार्टर डिविएशन 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन होता था, उसकी जगह इंटू 1 पुट कर दिया, तो यही रह गया। मीन डिविएशन दिस इंटू सिग्मा होता था, सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दी। और इसी तरह से पहले हमने सीखा था एरिया बिटवीन मीन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 0.3413। अब इसकी जगह 0 आ गया, और 0 + 1 इसकी जगह 1 आ गया। एरिया सेम 0.3413। सिमिलरली एरिया बिटवीन 0 and 2, 0 and 3 4987 4772 3413। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी जो पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सीखी थी। उनमें इनटू मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन भी आता था। इसमें मीन तो 0 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1 पुट करके ये वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की इक्वेशन भी बदल जाएगी। पहले इतनी बड़ी थी, अब ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इन वैल्यूज़ को इनमें बदलना, कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं।
मिटा दें सारा, राइट वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ पहले। देखो अगर हमें पुराने क्वेश्चंस की तरह स्टैंडर्ड मीन की वैल्यू हमें दी है स्टैंडर्ड डिविएशन 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमें दी है 5, ठीक है। तो पुरानी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देता हूँ, तो पुराने मेथड के अकॉर्डिंग जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो कैसी बनेगी, ये हो जाएगा मीन, और ये हम यहाँ तक इसके टोटल 3 पार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है 3 पार्ट तक किसी टोटल कर जाती है, उसके बाद तो फिर ये नेग्लिजिबल ही इसकी हाइट रह जाती है, एरिया नेग्लिजिबल। मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, और सिमिलरली -1 -2 -3। तो अगर हम ये वाली वैल्यूज पुट करें, मीन की जगह 70, 70 + 5 75, 80 और 85, 65, 60, 55, ठीक है। दे आर कॉल्ड वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यूज आई। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएंगी, ये 0 और ये 0 + 1 1, 0 + 2 × 1 ओनली 2, ओनली 3, मालूम है सबको। ये मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, 0 1 2 3 -1 -2 -3, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी बताया था, यहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाहता था तो यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक बार और नोट कर दिया, ठीक है। अब हम इधर ही देखेंगे, ये सारा भी आप नोट कर लो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो जितने भी पुराने फॉर्मूले थे सबके, उन सब में मीन = 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन = 1 पुट करोगे तो आपके सारे फॉर्मूले दोबारा से नए बन जाएंगे एकदम, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, सारा मिटा रहा हूँ लेफ्ट वाला। अब मैं आपको हाउ टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू दीज सिखा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, वो तो हमें मालूम है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 एंड 3, लेकिन बीच में क्या क्या आएगा, तो उसके लिए आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ। वो इस तरह से है, z = x - x बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये नया वाला जो वेरिएबल है, इसको हम z से डिनोट करते हैं और इसको हम x से डिनोट करते हैं। मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 70 है तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। चेक करके देखते हैं। एट x = 70 तो z की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 70 पुट कर दिया, माइनस मीन की जगह भी 70 और स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह 5, तो 70 - 70 अपॉन 5, 0 अपॉन 5 = 0। तो देखा, जब x की वैल्यू 70 थी तो z की वैल्यू क्या आई, 0। जब x की वैल्यू 75 होगी तो z की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। x की जगह 75 पुट कर दिया, माइनस x बार की जगह 70 अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह 5, 5 अपॉन 5 कट के 1 आ गया। ठीक है, एक बार और कर देता हूँ, थोड़ा सा नए ढंग से लिख देता हूँ। एट
x इक्वल टू 75, z की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 75 पुट किया, x बार की जगह 70 और स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह 5, तो सॉल्व करके बन जाएगा 5/5 इक्वल टू 1। देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू 75, z की वैल्यू बन जाएगी 1, z इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा सारा। अच्छा, आपको एक और करके दिखा देता हूँ। एट x इक्वल टू 85, z की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, x की जगह पुट कर दिया 85 माइनस मीन की जगह 70 अपॉन में 5, 15/5 कट के 3। जब x की वैल्यू 85 होगी तो z की वैल्यू 3, चेक कर लो, 85 पर 3। सिमिलरली 80 पर 2 आ जाएगा, 75 पर 1, 65 पर -1, -2 एंड -3। एक 55 करके दिखा देता हूँ आपको। x इक्वल टू 55, तो z की वैल्यू हो जाएगी 55 माइनस 70/5 माइनस 15/5, तो देखो -3 आ गया ऑटोमेटिकली। z यहां तक क्लियर हो गया सारा कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरिया कैसे निकलता है। अच्छा, अगर हमें 0 से 1 के बीच का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखो, आप लोगों ने 11th-12th क्लास में इंटीग्रेशन सीखा है ना, तो जब हम किसी कर्व का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं तो आ जाता है एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लिमिट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा, 1/2 पाई का रूट इंटू e⁻⁻⁻² बना के दिखाता हूँ। अच्छा, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो मैं डायरेक्ट एक बार लिख के दिखाता हूँ, प्रूव अलग से करके दिखा दूंगा। -1/2 z² dz। देखो मैंने यहाँ पर x की जगह z लिख दिया, तो इसका नाम भी मैंने fz डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न ये है कि पहले जहाँ पर अभी जहाँ पर z लिखा है ना, पहले इसकी जगह x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, याद आया ना। तो वो हमने सीखा ही कि उसकी जगह z लिख दो, z का स्क्वायर हो गया। और मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, तो क्या हुआ कि मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 5 से हटकर 1 हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा था, अच्छा पता होगा सबको, लेकिन उसे अब हमें नहीं लिखना, क्योंकि जो एरिया है वो चाहे यहाँ पर 70 हो और 5 हो, चाहे 70 और 10 हो, 70 और 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम। तो इसलिए fz इक्वल टू दिस बन जाएगा। और अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया निकालेंगे तो इसके आगे इंटीग्रेशन लगा देंगे और रेंज -∞ टू +∞, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो नेचुरल है कि जो एरिया निकलते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में अगर लिमिट 0 और 1 लगा दूं तो इसका एरिया 0.3413 आया था, याद होगा सबको। तो वो इसी का इंटीग्रेशन निकाल के ही आंसर बनता है। तो नेचुरल है इसका इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट पुट करके जो आंसर आता है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको याद कर लिया, 0.3413, अभी यहाँ पर लिखवाया भी था, 02477 0 से 3 4987, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 0 to 1 के बदले 0 to 1.1, 0 to 1.2, 0 to 1.3, 0 to 2.4 एक्सेट्रा ऐसे करके डेसिमल में आएगा तो एरिया कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल मिलेगी, ठीक है। तो टेबल जो है इस फॉर्म में होगी, ये इस तरह से।
लिखा हुआ है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड लिखा है, तो स्टैंडर्ड लिखा होने के कारण स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी ट्रीटेड एज 1 एंड मीन विल बी ट्रीटेड एज 0। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें z की वैल्यूज गिवन है और ये सामने जो है ये इसका एरिया गिवन है। अच्छा ठीक है, z की वैल्यू और ये एरिया, ये मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, आपको देखने भी सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सारा मिटाना है हमें। मिटा दें, नोट कर लो एक बार सारा। तो देखो ये टेबल शोइंग एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, कैसे बनाई हुई है टेबल। यहाँ लिखा हुआ है z की वैल्यू और सामने जो है वो एरिया दिया हुआ है। अच्छा, z की वैल्यू 0.0, तो सबसे पहले z की वैल्यू 0 डेसिमल में लिखी हुई है और यहाँ पर सामने एरिया लिखा हुआ है 0.0000, सब 0 आ गए। अच्छा, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे चलते चलते 0.9, फिर 1.0। ठीक है, तो आप लोग देखोगे 1.0 के सामने जो एरिया लिखा होगा वो 0.3413 होगा। अच्छा देखो 1.0 के सामने लिखा हुआ है 0.3413। ठीक है, 0.3413। सिमिलरली फिर ये 1.1, 1.2 और चलते चलते 2.0 आ जाएगा। तो यहाँ पर टेबल में देखो 2.0 के सामने कितना एरिया लिखा है 4772, कितना एरिया लिखा है 0.4772। यही सीखा था हमने भी। फिर ये 2.1, 2.2 से लेकर 3.0, तो आप लोग देखोगे 3.0 के सामने कितना एरिया लिखा है 0.4987, यही लिखवाया था। तो वैसे टेबल तो इसके आगे भी जा रही है, लेकिन रियलिटी में हम 3 से आगे टेबल नहीं देखते। दैट्स ऑल। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमें एरिया बिटवीन 0 एंड 1.2 निकालना है, ठीक है, तो ये एरिया बिटवीन 0 से ही शुरू करके दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये जो एरिया लिखा हुआ है ये है एरिया बिटवीन 0 एंड z, 0 से लेकर z तक का एरिया दिया हुआ है। अच्छा, तो z की वैल्यू देख लो, वहां से लेकर 0 तक का एरिया मिलेगा। सपोज 0 एंड 1.2 का एरिया देखना है, तो बस इस 1.2 के सामने देखो यहाँ पर क्या आंसर लिखा हुआ है, वही एरिया हो जाएगा। तो आप भी देखो 1.2 के सामने 3849, कितना लिखा है 0.3849, तो 1.2 तक का एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कहेंगे फाइंड एरिया बिटवीन 0 एंड 1.28, तो
तो 28 तो यहाँ पर आ नहीं रहा, 1.2 आ रहा है, तो 1.2 के बाद आगे नेचुरल है 1.3 आएगा। तो 1.28 के लिए क्या है, आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, तो ये लास्ट में 0.09 तक वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है, अगर हमें 0 एंड 1.28 के बीच का एरिया देखना है तो 0 तो हो ही गया, 0 से तो शुरू हो रहा है, तो बस 1.28 देखना है। तो 1.2 की लाइन में ये 8 के नीचे जो वैल्यू आ रही होगी वो होगा 1.28 का एरिया। तो 1.28 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, देख लेते हैं, 0.3997। तो ये वाली वैल्यू हो गई 0.3997। ठीक हो गया। क्लियर। तो अल्टीमेटली ये टेबल हमारे बड़े काम आएगी। इसी टेबल से ही सारे के सारे एरियाज़ हम बैठे बैठाए देख लेंगे। बस हमें अपनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स को z की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो z की फॉर्म में लाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें 0 to 1, 0 to 2 ऐसे करके नहीं होगा, डेसिमल में आ रहा होगा और एरिया फाइंड करने के लिए बोला होगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, वो लिखा रहने देंगे, अभी इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है मीन इज इक्वल टू 80, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 10, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है एरिया बिटवीन 68 and 96, 68 और 96 के बीच का एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले तो हम z का फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो x की वैल्यू हमने लिखी 80, इसको ना एक्चुअली क्या है कि 80 नहीं है 68, इसको हम x1 एज्यूम कर लेते हैं, x1 68, तो इससे z की जो वैल्यू आएगी उसको भी 1 नंबर डाल दिया, z1 इक्वल टू 68 माइनस 80 अपॉन 10, तो z1 की वैल्यू बन जाएगी -12 अपॉन 10 डिवाइड करके -1.2। तो जब x1 68 था तो z1 की वैल्यू आई -1.2, और जब x2, x की दूसरी वैल्यू हमें दी है 96, तो इससे z2 की वैल्यू बनेगी 96 अपॉन x बार की जगह आ गया इस बार 80 और स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह 10, 16 अपॉन 10 डिवाइड करके बन जाएगा 1.6 z2, x2 और z2। तो अल्टीमेटली हमें इन दोनों के बीच एरिया निकालना था, तो अब हमें एरिया इसके और इसके बीच में निकालना है। एक ग्राफ बना देंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ सेंटर में आ गया 0, तो एक रफली देख लेंगे कि 1.6 कहाँ आता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरा बनाना है, आप अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट कहीं पर भी एक निशान लगा के लिख दो, दैट इज़ 1.6, दैट्स ऑल।
कोई ज़रूरी नहीं है 1 2 कितना है, क्योंकि हमें इसको देखकर थोड़ी एरिया निकालना है, ठीक है ना। 1.6 कहीं भी आएगा, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, और एक है -1.2, तो -1.2 लेफ्ट साइड में कहीं आएगा, तो हमने निशान लगाया और इसको लिख दिया -1.2, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लिया ताकि मेरे को बीच में कुछ लिखने के लिए आराम से स्पेस मिल जाए। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए सारा, -1.2 से लेकर 1.6, ये सारा एरिया हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन टेबल में जो एरिया होता है वो तो 0 से स्टार्ट होकर हो रहा होता है, तो हम भी 0 से कर लेते हैं। एक 0 से -1.2, देखो एरिया चाहे 0 से -1.2 हो, चाहे 0 से +1.2 सेम रहता है, बताया था मैंने आपको। तो 1.2 के सामने देखेंगे कितना एरिया लिखा हुआ है, ये लिखा है 1.2 के सामने, टेबल में से देख लेंगे 3849, ठीक है। और अब 1.6 के सामने देखेंगे क्या लिखा है, तो टेबल में से देखते हैं 1.6 के सामने लिखा है 0.4452, 1.6 के सामने लिखा है 0.4452, तो ये हो गया 0.4452, तो बस देयरफॉर यहाँ लिख देंगे हम रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन Z1 एंड Z2 जो भी थे, दिस प्लस दिस हो जाएगा क्योंकि अलग अलग तरफ हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.3849 प्लस 0.4452, दोनों को ऐड कर देंगे, .8301, दैट्स ऑल, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें x और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और दो x की वैल्यूज गिवन होंगी, उन दोनों को पहले हम z में कन्वर्ट करेंगे, एक का नाम Z1 Z2, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, देखेंगे अलग अलग साइड आ रहे हैं या सेम, अलग अलग आ रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, और एक ही तरफ आ रहे होंगे तो जैसा हमने पहले सीखा हुआ है उन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का एरिया हमने 0 से 1.6 निकाल कर देखा, 0 से 1.2 निकाल कर देखा, दोनों को यहाँ पर नोट कर दिया और दोनों को फिर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ गया। तो अल्टीमेटली इस टेबल की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी ये वाली क्लास आज ख़त्म हो रही है, बाकी से आगे हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। थैंक यू।